कि हम अपना हमारी ड्रेस अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं। तो कितने बजे जगते हो आप? हम 4 बजे जग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। घर में भी यही था? घर में 1 घंटा लेट था 5 बजे। घर में 5 बजे, मतलब हमसे जल्दी जग। जो संस्कृत के विद्वान हैं उनमें कालिदास हो गए और विभिन्न और भी प्रकार के, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता, महर्षि वाल्मीकि हो गए, ऋषि पतंजलि हो गए, वेद व्यास हो गए, और जितना भी वेद है या योगा है वो संस्कृत से ही ड्राइव्ड हुआ है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो संस्कृत विद्वानों में है, किसका दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा सही लगता है? तो आपको सबसे पहले किसने बताया कि आप संस्कृत से पढ़ो और संस्कृत पढ़ने के बाद आप करोगे क्या? जैसा आप जानते हो कि संस्कृत भाषा में ही जितने वो वेद हैं, उपनिषद हैं, उपवेद हैं, और जितने भी महाग्रंथ हैं और जितना भी साहित्य है, उसका सभी का उद्भव मूलतः संस्कृत भाषा से हुआ है। जितनी भाषाएं हैं भारत में, ज़्यादातर संस्कृत से ही बनी हुई है। आपको दिखाऊं ताकि आप उस चीज को जो है लोगों तक प्रयास जैसे ये हिंदी भाषा है, ये सीखा है। ये देखिए अच्छा 11वीं तो लिखा हुआ है, ये क्लास ही देखा। जी जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूट्रल नोट्स में। मूलतः संस्कृत और संस्कृति एक ही शब्द मालूम होते हैं। ज़्यादातर उस इंसान के लिए जो ज़्यादा संस्कृत नहीं जानता है, उन्हीं असंख्य लोगों में से मैं एक हूँ जिसे ज़्यादा तो संस्कृत का ज्ञान नहीं है और ज़्यादा आम लोगों की ये भाषा नहीं है, और हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं वो संस्कृत से है। इसी क्रम में हम आए हैं श्री पंजाबी भगवान आश्रम गुरुकुल छात्रावास में, और यहाँ के हम प्राचार्य अर्थात प्रिंसिपल से बात करके जानेंगे कि क्या मूलतः संस्कृत है और क्या इसका उद्देश्य है। इसी क्रम में चलिए आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल में। चित्रकूट जी, आपका नाम? मेरा नाम देवानंद द्विवेदी वर्तमान जी, मैं गुरुकुल का देख रेख करता हूँ। गुरुकुल विद्यालय चलता है पंजाबी भगवान छात्रावास जी रोटी, यही रहने करके अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम होता है। तो सर आप ये बताइए कि जो संस्कृत भाषा है ये दूसरी भाषाओं से किस प्रकार से अलग है? सर्वप्रथम तो देव भाषा है, और इस भाषा का जो समय काल है वो बहुत प्राचीनतम है। और इस भाषा के द्वारा, जैसे मैं एक सामान्य व्यवस्था में कहूँ तो जैसे हम आज के समय में सबसे ज़्यादा स्पीड चलने वाला कंप्यूटर है। कंप्यूटर ने सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया तो उसे संस्कृत भाषा को ही उसने तुरंत एक्सेप्ट किया और स्वीकार किया। और ये प्राचीन भाषा है और हम लोगों की जननी भी है, और उसके माध्यम से हम संपूर्ण जो अपने जीवन से संबंधित या किसी भी व्यवस्था से संबंधित समझने में सक्षमता का और हिंदी भाषा का सहयोग लेकर के संस्कृत को बहुत ही सरलता से हम लोग सब जान पा रहे हैं जी। तो यहाँ पर पढ़ाई के अलावा गतिविधियाँ, उसमें छात्र किस प्रकार से भागीदारी अपनी निभाते हैं, और अन्य क्या गतिविधियाँ हैं जो इस छात्रावास या इस विद्यालय में कराई जाती है? सर्वप्रथम तो ये है कि वैदिक परंपरा के अनुसार, दूसरा ये है कि उसे स्वस्थ रहना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जब जगते हैं प्रातःकाल 4 बजे से, तो वो अध्ययन अध्यापन का कार्य, स्मरण का कार्य और शारीरिक स्फूर्ति के साथ व्यायाम इत्यादि जो शारीरिक जोड़ी जाती हैं, गुरुकुल में हमारे जोड़ा जाता है, वो कहीं ना कहीं इनके लिए हितकारी साबित होता है। और पूरे जीवन में जैसे कोर्स की, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनके लिए नियम और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी, अनुशासन। उसी प्रकार से गुरुकुल के छात्रों को जो भी अध्ययन कर रहे हैं या आवासीय छात्र रह रहे हैं, सबसे पहले उनको नियम सीखना चाहिए। और नियम के साथ जब वो लगातार किसी चीज़ को कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य उनके लिए बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, सरलता से वो पार कर सकते हैं जी। और यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था है उसके विषय में आप बताएं। देखिए, भोजन की व्यवस्था जो है वो सात्विक रूपरेखा से, भोजन में किसी भी प्रकार का अधिक उस तरह की चीज़ें नहीं खिलाई जाती जिससे तामस बढ़े। शरीर को स्वस्थ रखे और अच्छा भोजन जो है सामान्य रूप से अधिक जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, ये अमुक रूप से सलाद है, और ये सब चीज़ों को जोड़ करके, यानी कि जिसको दैनिक भोजन में रखा गया है ताकि ये भोजन करें और व्यवस्थित तरीके से इन्हें किसी प्रकार का आलस भी ना आए, और अध्ययन अध्यापन का कार्य इनका चलता है। तो जैसे मैं ज़्यादा संस्कृत नहीं जानता हूँ, मैं चूँकि एक नॉर्मल जो स्कूल होते हैं उनसे निकला हुआ हूँ, उनसे पास आउट हुआ हूँ, तो ऐसे लोग जो
ज़्यादा संस्कृत जानते तो नहीं हैं, लेकिन वो जानना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कोई माध्यम बताइए कि वो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, संस्कृत जानने के लिए इस समय सबसे बड़ी बहुत बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं कि अब संस्कृत केवल संस्कृत नहीं रह गई। संस्कृत के साथ आज जो भी विषय हमारे बटुक या कहीं यहाँ के गुरुकुल या कोई भी संस्कृत विद्यालय हो, कोई भी गुरुकुल छात्रावास हो, यूपी का हो या एमपी को हो, उसमें आधुनिक विषय जोड़ दिए गए। आधुनिक विषय के साथ यानी कि वो सामाजिक परिवेश में भी रह सके, इंग्लिश बोल सके, संस्कृत में भी बात कर सके और सामाजिक विज्ञान इत्यादि को भी जान सके, ऐसे भी सिलेबस जोड़ करके उनके लगातार कार्य कराए जा रहे हैं, ताकि उनके शिक्षा कार्य में और भविष्य में जो जीवन यापन करना हो, उसे गृहस्थ जीवन में भी जब बहुत सारे लोग सब साधु संत तो नहीं बन जाते हैं, तो हर प्रकार के क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय के जो गुरुकुल के छात्र होते हैं वो जाते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होती। दूसरी बात, आपका प्रश्न जो रहा कि जैसे आप लोगों को, जैसे आप जैसे लोग यदि कोई संस्कृत पढ़ना चाहे, तो देखिए संस्कृत पढ़ने के लिए यदि आप पूर्व मध्यमा प्रथम 8वीं कक्षा से भी पढ़ा जा सकता है, 5वीं कक्षा से भी पढ़ा जा सकता है। यदि किसी कारणवश हम 12वीं कक्षा भी कर लिए हैं, इंटर कर लिए हैं, उसके बाद भी 12th कर लिया है, तो भी हम पढ़ सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए जाते हैं संस्कृत के लिए, उसके आगे भी अध्ययन किया, कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा क्या है कि बोलने की और पढ़ने की भाषा है, तो जब हम लगातार किसी चीज पे प्रयास करेंगे, समझेंगे, शब्द धातु को समझेंगे, तो हमें बहुत ही सरलता से यह विषय समझ में जी। और इस शिक्षा को जो संस्कृत है वो आप आम जन की भाषा बनाने के लिए आपके प्रयास क्या हैं, और ये संस्कृत भाषा आम लोगों तक पहुंचे इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहें? बहुत अच्छी बातें हैं, तीनों विशेष बातें हैं और इस समय लगातार लक्ष्य वाली बातें आपने प्रश्न किया है। प्रश्न ये है कि अगर जैसे आपने कहा, तो देखिए बहुत सारे शासन के द्वारा भी लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और ऑनलाइन आज के समय में देखिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसे गुरुजन हैं, प्रोफेसर हैं जो संपूर्णानंद इत्यादि में हैं, पतंजलि संस्कृत संस्थान में हैं, तो उनके माध्यम से महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान है, तो ये सब संस्कृत के संबंधित जो गुरुकुल चला रहे हैं, इनके माध्यम से ऑनलाइन भी अध्ययन का कार्य चलाते हैं लोग। और लगातार इनमें जो बैठे हुए प्रोफेसर हैं, गुरु जी लोग हैं, हम सब लोगों का जो प्रयास जारी है वह यह है कि घर बैठे भी यदि कोई चाहे तो हम नित्य नैमित्तिक संध्या करें, वंदन करें, 3 प्रकार की संध्या, तीनों काल की संध्या करें। जब संध्या करेंगे वैदिक पद्धति के अनुसार ऊर्जा उत्पन्न होगी, मेधा शक्ति उत्पन्न होगी। मेधा शक्ति जब व्यक्ति को उत्पन्न होगी तो उसका माइंड विकास करेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छी सोच रखेंगे। तो गृहस्थ जीवन वाले के लिए भी यह सरलता के लिए हम लोगों का प्रयास जारी है, ताकि सभी लोग हम अपने सनातन की संस्कृति से लगातार जुड़ें और जुड़ करके समाज को एक नई दिशा और दशा की ओर लेने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि संस्कृत भाषा में ही जितने वो वेद हैं, उपनिषद हैं, उपवेद हैं, और जितने भी महाग्रंथ हैं और जितना भी साहित्य है, उसका सभी का उद्भव मूलतः संस्कृत भाषा से हुआ है। जितनी भाषाएं हैं भारत में ज़्यादातर संस्कृत से ही बनी हुई है। तो आप ये बताइए कि जो संस्कृत है उसके बाद अगर कोई 12वीं पास करता है, जो भी आप 12वीं को बोलते हैं, अगर 12वीं पास करता है, उसके पश्चात यहाँ से छात्रों का जो सक्सेस रेट रहा है, सफल हुए छात्र हैं, वो कहाँ हैं, और जो सबसे ज़्यादातर सफल ही होते हैं या कुछ और भी, मतलब एक बार संस्कृत लेकर क्या अगर कोई ले लेता है तो पछताएगा या बोलेगा कि नहीं ठीक है? तो इस विषय में आप कोई बिल्कुल नोटेड पॉइंट है, मैं नोट करवाना चाहता हूँ इस विषय को बहुत ध्यान से, क्योंकि विद्यार्थी बटुक हमारे देखते रहते। देखिए, इसमें मुख्य होता है एकाग्रता। चाहे हम इंटर कॉलेज में पढ़ें या संस्कृत विद्यालय में पढ़ें या किसी गुरुकुल वेद विद्यालय में पढ़ें, जब तक हमारे 2 गुरुजनों के द्वारा बताए गए पूर्णतः व्यवस्थित रूप से जितना कोर्स दिया गया है, यदि उसे ईमानदारी से बटुक विद्यार्थी या गुरुकुल में रह रहे छात्र, ये यदि कोई अगर मन लगा कर कि जब व्यवस्थित तरीके से इसका अध्यापन कर लेते हैं, क्योंकि 5वीं कक्षा से 7वीं जो 12वीं तक का कोर्स होता है, एक होता है 8वीं कक्षा से 12वीं तक का 4 साल का, और ये 12वीं तक के कोर्स के माध्यम से ये होता है कि किसी भी कोर्स को आप व्यवस्थित तरीके से करिए। जो आपके गुरु परंपरा से पढ़ रहे हैं, कि आप जो है वैदिक परंपरा से, जिस भी परंपरा से पढ़ रहे हैं, आप उसको पूर्ण रूप से आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपने ईमानदारी से किया
तो सब अनसक्सेसफुल होने का कोई चांसेस नहीं है। और दूसरी बात ये ज़रूर है कि फ्यूचर और भविष्य भगवान के द्वारा कुछ कहीं न कहीं से निर्णय भी हो जाता है। हम श्रम ज़रूर करते हैं, तो वहाँ से कभी-कभी होता है कि जैसे यहाँ से हमारे गुरुकुल से लड़के पढ़ कर के, तो मेरे गुरुकुल के या हमारे चित्रकूट के गुरुकुल के काफ़ी छात्र हैं जो बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में आज जो केंद्रीय विद्यालय है, विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर भी जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। संपूर्णानंद में भी हैं, कुछ भोपाल में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उज्जैन में भी पढ़ रहे हैं, कुछ क्या बोलते हैं ज्योतिर्लिंग के नाम से हैं, केदारनाथ क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा नाम भूल रहा है, तिरुपति में भी हैं, साउथ में भी हमारे विद्यार्थी हैं। तो कई जगह क्षेत्र में जाते हैं। जो वेद विद्यालय हमारे एक जैन सरस्वती वेद पाठशाला है, सीतापुर में पड़ता है। तो ये चारों तरफ चारों दिशाओं में अध्ययन अध्यापन करके आज सक्सेसफुल हो रहे हैं और अच्छा मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं और अपने सनातन संस्कृति को भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसा आपके यहाँ मैंने देखा छात्रों को ज़्यादातर जो है कम उम्र के ही बच्चे हैं यहाँ पर। उस कम उम्र में बच्चे आने के बाद आपको पता है कि बच्चे बच्चे होते हैं, उनका हृदय मासूमियत से भरा हुआ होता है। तो एज ए काइंड पर्सन उनको एज यूजुअली है कि उनको घर की याद आती होगी, माता पिता की याद आती होगी। उनको याद ना आए या उनसे घर वाले जुड़े रहें और उनको जो भी है उसकी पूरी जानकारी सही और सटीक मिले, इस संदर्भ में आप क्या करते हो? देखिए, सर्वप्रथम ये होता है कि बच्चा जब आता है तो कोई भी कहीं भी जाएगा उसका मन नहीं लगता, तो उसके लिए हमें अभिभावक बनना पड़ता है, अनुशासन भी बनाना है, अभिभावक भी बनना है, एक पिता जैसे रोल भी अदा करना है, समय आने पर उसे दंडित भी करना है और समय आने पर उसे ज्ञातव्य बातें भी देना है, ताकि क्योंकि कुछ भय से होता है, कुछ प्रेम से होता है और कुछ जो है अभिभावक मित्र बन करके भी यह सरलता से किया जा सकता है। अच्छा, जैसा कि संस्कृत विद्यालय नाम से ही पता चल रहा है कि संस्कृत तो पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कृत के अलावा और कौन सी भाषा और विषय हैं? क्या संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को और निकटा से ज्वाइन करने के लिए उनको विज्ञान का सही ज्ञान दिया जाता है? और क्या इंग्लिश भी उनको आती है या पढ़ाई जाती है, उनके पाठ्यक्रम में है? इस विषय पे आप कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए इसमें मैंने कहा था कि आधुनिक विषय भी हमारे यहाँ रखा गया। जब आपने इंग्लिश इत्यादि के लिए चर्चा की तो मेरे सामने यही सामने प्रकाशन रखा हुआ है और मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊं ताकि आप उस चीज़ को जो है लोगों तक प्रयास। जैसे ये हिंदी भाषा है, एनसीईआरटी की भाषा, पूरी मतलब किताबें आती हैं और ये व्यवस्थित तरीके से बच्चे को पढ़ते हैं और इंग्लिश की भी कुछ पुस्तक इसमें जो है रखी हुई है, साहित्य की भी दिखा सकते हैं आप यहाँ। ये शिक्षिका सारी बुकें सारी बुकें रखी हुई है। ये इंग्लिश लिखा है, ये देखिए कक्षा 11वीं तो लिखा हुआ है, ये देखिए क्लास 11 जी। तो विषय कहीं भी कोई भी नहीं, बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए आधुनिक विषयों पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी के मन में कभी चेंजिंग इस चीज़ को लेकर के ना है कि आज हम इंग्लिश नहीं पढ़े। तो सरकार के द्वारा सिलेबस में चेंजिंग किया गया है, बदलाव किया गया है और इसका ये लाभ प्राप्त हो रहा है कि बच्चे संस्कृत भी पढ़ करके आधुनिक विषय को जान करके कंप्यूटर इत्यादि की शिक्षा का भी ग्रहण करके अच्छा अध्ययन करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार अग्रसर हो जी। तो संस्कृत जैसा कि भाषा ये वेदवाणी जो भी आप बोल लीजिए, देववाणी मूलतः ज्ञान से ही भरपूर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस प्रकार से आपके चरित्र को सुधार प्रदान करती है और कैसे आप समाज में भी रहकर या कोयले में रहकर उस कालिक से अपने आप को दूर रख सकते हैं और संस्कृत किस प्रकार से इसमें अपनी उपयोगिता वाली भूमिका निभाती है? देखिए, आधुनिकता के इस क्षेत्र में वेदों से लगातार लिया गया जो भी मार्मिक विषय है, ये कई बार नासा इत्यादि में भी सिद्ध हो चुका है और लगातार होता भी है। ओम इत्यादि के विषय में आप जानते हैं, गायत्री मंत्र के विषय में जानते हैं, महामृत्युंजय के विषय में भी जानते हैं। ये तीनों बातें स्पष्ट रूप से वैज्ञानिकों ने जब स्पष्ट रूप से जब जाना समझा, तो क्योंकि इसको उन्होंने इस चीज़ को फिजिकली देखा, बहुत सारे पेशेंटों को लेकर के देखा और उसमें उन्होंने सिद्ध पाया ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही है और साइंस को भी बराबर टक्कर देने का जो मतलब है, साइंस भी इसमें कहीं न कहीं अपनी चीज़ें लगाता है और जानता है। जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो अंत में उसे मौन होना पड़ता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। तो वेदों के द्वारा लिखी गई ईमानदारी से जब उसका सही से शब्द भावार्थ करके किया जाता है प्रयोग, तो संस्कृत भाषा कहीं पर भी तनिक भी
किसी भी तरीके से हमारे मनीषियों के द्वारा लिखी गई चीज निरर्थक नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये दैवी भाषा तो है, लेकिन इसमें चारों वेदों के माध्यम से आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद, शिल्प वेद, ऋग, यजुः, साम, अथर्व, चारों का उपवेद का मैंने उच्चारण किया। आयुर्वेद, धनुर्वेद, तो देखिए एक से साइंस आयुर्वेद के द्वारा जड़ी बूटी इत्यादि, धनुर्वेद का विषय जो है और गंधर्व के विषय में संगीत इत्यादि के लिए गया। तो शस्त्र विद्या की कला सीखने के लिए यजुर्वेद में स्पष्ट रूप से किया। शिल्प वेद का तात्पर्य होता है जैसे शिल्प क्रियाओं के साथ साथ जो है तांत्रिक क्रियाओं का भी, लेकिन तांत्रिक में भी जैसे हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए अथर्ववेद से भी स्पष्ट रूप से दिया जाता है। अथर्ववेद की कई ऐसे सूक्त पाए गए हैं जो साइंस को लगातार अध्ययन कर रहे हैं और उसके द्वारा नासा इत्यादि जो मतलब जो अपनी आप इसमें वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं उसमें उन लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, यानी कि कभी उनको निरर्थक तो या मतलब मन निराशा नहीं हुआ और वेदों से उन्हें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बात हमेशा स्पष्ट है। यहाँ इस विद्यालय में फैसिलिटी किस तरह की, लड़कों को उपयोगिता की किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है आपका ये विद्यालय? हमारे यहाँ गुरुकुल में भोजन के लिए आवास और मतलब ये सारी चीज़ें निःशुल्क सेवाएं। दूसरी बात ये है कि भोजन के साथ साथ हम लोग मुख्य रूप से हम अध्ययन में ज़्यादा क्षेत्र को देखते हैं। जब भोजन अपना नियमावली करें, नियमावली जब वैदिक परंपरा के अनुसार जो वेदों के द्वारा बताई गई है अपनी सनातन संस्कृति की व्यवस्था, उसके बाद अपना नियम शासन के बाद जो दैनिक दिनचर्या है मुख्य रूप से उस पर फोकस किया जाता है। और हॉस्टल में, छात्रावास में बच्चे को प्रयास किया जाता है कि 4 वर्ष जब वो रहे तो केवल वैदिक संस्कृति को जाने, समझे और उसी के माध्यम से लगातार अपने आप को इतना अच्छा सृजन कर ले ताकि वो जब भी जहाँ कहीं भी जाए उसे किसी तरह का कोई असुविधा का सामना ना हो और समाज में जिस स्थिति में हो सबके साथ वो अपने आप को स्वीकार कर ले। और यहाँ पर एडमिशन के लिए जो है जो वार्षिक फीस है वो कितनी है? देखिए यहाँ अब एडमिशन के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, केवल गवर्नमेंट की जो फीस है, जो गवर्नमेंट की मात्र फीस है वही लिया जाता है और कोई शुल्क नहीं लिया जाता, क्योंकि ये आश्रम संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है कि केवल मात्र सेवा किया जा रहा है कि जो गरीब ब्राह्मण बालक हैं, जो बटुक हैं, जिनकी थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है, जो अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए संस्था ट्रस्ट के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कुछ विद्यालयों से अटैच करके बाहरी विद्यालयों से अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, रह करके भोजन पानी दिया जाता है और वो बढ़िया अच्छी पढ़ें, स्वावलंबी बने। यही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का हमेशा लक्ष्य रहा है और हम पूज्य स्वामी श्री 1008 श्री पंजाबी भगवान महाराज जी का यह परम लक्ष्य है। और वही उनके जो शिष्य थे और उनके जो सेवक हैं, जो भी संस्थागत जो सेवा कर रहे हैं, तो उनका भी यही लक्ष्य है। संस्था के जो इस समय देख रेख करते हैं, संस्था के जो प्रमुख लोग हैं, उनका भी यही लक्ष्य है कि एक दिन संस्था के माध्यम से जो समाज का है, गौ का है, बालकों का है और साधु संतों का है, इन सब का कल्याण कैसे हो, इसके लिए लगातार प्रयास करते हैं। कल सर, जैसा कि आपको पता है कि आज का जो समाज वो ज़्यादातर विचारधारा के नाम पर विभक्त हो चुका है। एक तरफ है कि मुस्लिम जिनकी सोच अलग है, दूसरी तरफ है जो हिंदू है वो दूसरी तरफ आ गए। तो ऐसे तो जो पूरा हमारा भारतवर्ष है वो तो 2 भागों में विभाजित हो चुका है, लेकिन कुछ है उनमें जो तटस्थ रहते हैं। तो चूँकि विद्यार्थियों को ज़्यादातर तटस्थ ही रहना चाहिए, मीन्स ज़्यादातर न्यूट्रल परसेप्शन अपनाना चाहिए, तटस्थ दृष्टिकोण एग्जैक्ट वर्ड है उसके लिए। तो आपके विद्यार्थी तटस्थ रहें, सबको समानता से देखें, इसके लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा तटस्थ के विषय में तो स्पष्ट है कि हम बटुकों को चाहते हैं कि समाज में जो दृष्टिकोण है उनकी जैसे मातृभाव होता है, पितृभाव होता है, वो अपने बालकों को किस भाव से देखते हैं। तो अब ये अवस्था और स्थिति पर निर्णय होता है। हमारी स्थिति और अवस्था ये है कि विद्यार्थी का जो जीवन है अध्यापन का कार्य है, तो उसका तटस्थ होना वहीं पर सबसे बड़ा सीमित। लेकिन जब भविष्य उसका तय होता है, जब एक समय के बाद वृक्ष को तैयार होता है तो फल देने की जो विधा है तो वो अपनी अवस्था पर होता है। तो उसके बाद की स्थिति में तो हमारे द्वारा तो यही कि आप सनातन संस्कृति और राष्ट्र धर्म प्रथम, राष्ट्र धर्म और मातृधर्म और स्वधर्म, इन सब चीज़ों में हमें मुख्य रूप से पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी तो सब चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि निर्णय कभी कभी होता है स्थिति पर लिया जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें हम बहुत दीर्घगामी तो नहीं कह सकते हैं,
लेकिन ये जरूर है कि हमारा जो लक्ष्य है और जो गुरुदेव भगवान का लक्ष्य है वो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प था, है और प्रयास है कि आगे भी रहे। तो आपका बहुत बहुत आभार द्विवेदी सर, प्रिंसिपल सर। और जैसा कि आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, अगर आपको इससे जुड़ी और जानकारी चाहिए तो हम फिर से प्रिंसिपल सर से कांटेक्ट करेंगे और आपको आगे की इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितनी ज़्यादा ये जानकारी फैलेगी उतनी समाज में जागरूकता आएगी। संस्कृत को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम से पास आउट होते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है संस्कृत एकदम से अलग भाषा है। हिंदी चूंकि सामान्य बोलचाल की भाषा है और संस्कृत की उपयोगिता धीरे धीरे आधुनिकता के मापदंड पर कम होती जा रही है, ऐसा कई अध्ययनों से पता चला है। लेकिन कुछ विद्यालय हैं जिनकी कोशिश लगातार रहती है कि वो संस्कृत को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाए। क्योंकि यदि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है तो संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। इसी मूल मंत्र के साथ आपका आभार सर। उस पर तो अब सर जी से इंटरव्यू के बाद हम यहाँ के लड़कों से सीधे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है कृष्ण कुमार भार्गव। कहाँ से हो आप? मैं बांदा जिला किपनापुर गाँव से। तो कौन सी क्लास में हो? मैं 9वीं क्लास। 9वीं क्लास। कितना दूरी है आपके घर यहाँ से? मेरा घर यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। किससे आते हो आप? मैं यहीं रहता हूँ। यहीं आप रहते हैं, लेकिन घर से यहाँ तक किस माध्यम से आते हो? घर से यहाँ तक बस से या ऑटो से आता हूँ। तो ये आपका पहला साल है इस स्कूल में? ये मेरा पहला साल है। घर की याद आती है? वहाँ घर की याद आती है। जब से आए हो तब से घर गए हो? अभी गए थे, शनिवार को गए था और आज आ गए। तो कितने महीने हो चुके हैं यहाँ एडमिशन लिए? ये 15 दिन हो गए। 15 दिन। तो उसके बाद यहाँ पर फ़ोन की सुविधा उपलब्ध है, घर वालों से बात हो जाती है? हाँ, गुरुजी, बड़े गुरुजी करवा देते। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं। नाम क्या है आपका? लवकुश पांडे। लवकुश पांडे। तो आप कहाँ से हो? सीधी जिला सिरसी गाँव से। सीधी जिला से। तो आपको सबसे पहले किसने बताया कि आप संस्कृत से पढ़ो, और संस्कृत पढ़ने के बाद आप करोगे क्या? हमारी बुआ जी ने बताया। बुआ जी। और संस्कृत पढ़ने के बाद करना क्या चाहते हो आप? मैं भागवताचार्य बनना चाहता हूँ। भागवताचार्य मतलब कि जो संस्कृत से संबंधित कहानियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे। और आप आओ। तो संस्कृत पढ़ के आप दूसरे लड़कों से किस तरह से अलग दिखते हो? हम संस्कृत पढ़ के दूसरे लड़कों से अलग दिखते हैं क्योंकि हमारी ड्रेस अलग है, हमारे संस्कार अलग हैं, इसीलिए हम दूसरे लड़कों से अलग दिखते हैं। संस्कार में शायद यहाँ पर जो जागने या सोने का समय है वो भी यहाँ पर एकदम फिक्स होता है, सही है? तो कितने बजे जगते हो आप? हम 4 बजे जग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। घर में भी यही था? घर में 1 घंटा लेट था, 5 बजे। घर में 5 बजे, मतलब हमसे जल्दी ही जग जाता है। तुम आओ, कितने बजे जगते हो? 4 बजे। घर में कितने बजे जगते थे? घर में 5 साढ़े 5 बजे तक उठता। 5 साढ़े 5। मतलब ये लड़के ना पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं कि संस्कृत में जाना है तो जल्दी जगना है, जल्दी सोना है। संस्कृत का जो मूल मंत्र है वो यही है। और जो संस्कृत के विद्वान हैं उनमें कालिदास हो गए और विभिन्न और भी प्रकार के, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता, महर्षि वाल्मीकि हो गए, ऋषि पतंजलि हो गए, वेद व्यास हो गए, और जितना भी वेद है या योगा है वो संस्कृत से ही ड्राइव्ड हुआ है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो संस्कृत विद्वानों में है, किसका दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा सही लगता है? मुझे सबसे ज्यादा महर्षि वाल्मीकि जी का दृष्टिकोण सबसे अधिक अच्छा लगता है। आपका? वेद व्यास जी। महाभारत, रामायण और गीता। गीता चूंकि महाभारत का ही पार्ट है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो साहित्य है संस्कृत का, उसमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा साहित्य पसंद है? जी, हमें गीता ही पसंद है। गीता पसंद है आपको? हमको भी गीता, क्योंकि गीता हमें अब संस्कारों सहित हमें जीना सिखाती है। गीता हमारी एक मैनुअल बुक है। गीता हमें सिखाती है हमें कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है और कैसे रहना है और बड़ों से कैसे बात करना है, सब चीज हमें गीता बताती है। मतलब पूरे संस्कार का कंप्लीट पैकेज है गीता। आपको? गीता। गीता। आप सबका गीता? अच्छा, रामायण भी? रामायण भी, लेकिन गीता जो है पहले नंबर पे। तो
खाना यहाँ सब सही होता है, सब सबका अच्छा होता है, सब सबको सुविधा अच्छी मिलती है। थैंक यू। इसके बाद फिर से प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्होंने जो है हमें छूट दे रखी है आज कि हम किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो ही रहेगा सब ओपन रहेगा।